ये 80 की दहाई में परवान चढ़ने वाला पठान गैंग, ये क्या था, कारोबार क्या करता था, इसकी दुश्मनी किसके साथ, ये जरा बताइएगा। मुंबई गैंग वॉर जो है उसका असल किरदार पठान गैंग है। मंशियात की स्मगलिंग, सोने की स्मगलिंग, असलहा की स्मगलिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, कत्ल, दामे कत्ल, गैंग वॉर, ये सारे समझ तब आपको आएंगे जब आप पठान गैंग को समझेंगे। भारत में गुर्बत को दूर करने के लिए जराइम का आगाज जो है ना वो स्मगलिंग से हुआ। मुंबई की बंदरगाह के गिरदोनवा से इसको शोहरत मिली मुंबई के उन मुत्तसिल इलाकों से जो रियासत मुंबई का हिस्सा हैं लेकिन छोटे शहर हैं और पनाह गाहें हैं स्मगलर्स की, असला डीलर्स की, सोने के ताजरों की। हाजी मस्तान खान और लाला करीम ये अपने आप को स्मगलर, चोर, डाकू नहीं कहते थे। ये कहते थे कि वी आर द बिगेस्ट ट्रेडर्स ऑफ इंडिया। अभी इन्होंने भत्ताखोरी की इब्तिदा, तहफ्फुज की फरामी, उसके लिए रुख किया बॉलीवुड का। बॉलीवुड का कोई अदाकार, कोई अदाकारा, कोई हिदायतकार, कोई हिदायतकारा, कोई फिल्मसाज, कोई ऐसा नहीं था डायरेक्टर जो इनकी राजधानी से बाहर जा सके। दाऊद इब्राहिम मुल्क छोड़ के गया था, वो इस पठान ग्रुप के डर और खौफ की वजह से छोड़ के गया था। ये इल्जाम लगता है कि दाऊद का बड़ा भाई जो है शब्बीर कासकर कत्ल हो गया। ये भी एक बात सामने आई कि उस वक्त शेर खान उर्फ करीम लाला जो है ना उसकी उम्र थी 60-62 बरस। 60-62 बरस के शख्स ने घूंसे और थप्पड़ मारे। ये बात मशहूर हो गई। इंतकामी सियासत का, चौधराहट की सियासत का बदला लेने के लिए कासकर को थप्पड़ मारे। अब कासकर के बारे में ये पता लगता है, सरहद पार से भारत में इत्तलात आती है कि दाऊद इब्राहिम बिफर गए। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ग्रुप और पठान ग्रुप की जो लड़ाई थी असल वो एक लड़की की वजह से थी। इसमें कोई हकीकत है? बॉलीवुड की स्टेज पे बड़ी बड़ी खूबरू अदाकाराएं आई, लेकिन करीम लाला, उसके भतीजे, भांजे, पोते, हाजी मस्तान के अजीज वकारे, दाऊद इब्राहिम के मेलजोल वाले सारे के सारे जो है ना उनका कहीं ना कहीं इश्क साबित होता है। मुंबई पे राज करने वाला पठान गैंग किसने बनाया था और इसमें कौन कौन शामिल रहा? क्या दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग की लड़ाई की असल वजह एक खातून थी? ये सब बातें जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब को। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर ये 80 की दहाई में परवान चढ़ने वाला पठान गैंग, ये क्या था, कारोबार क्या करता था, इसकी दुश्मनी किसके साथ थी, ये जरा बताइएगा। जो भारत की तारीख है ना जी जी वो आधी दुनिया से जुड़ी हुई है कम से कम, ठीक है, जराइम के एतबार से। जी जी। बंबई गैंग वॉर एक ऐसी इस्तिलाह बन गई है जो सिंबल है बदमाशी का, चौधराहट का, स्मगलिंग का, जो भी कहें। ये मुंबई गैंग वॉर अब जिसे कहते हैं, जी, पहले जी। मुंबई था, मुंबई गैंग वॉर। मुंबई गैंग वॉर जो है उसका असल किरदार पठान गैंग है। अच्छा, अहम तरीन जुज्व हिस्सा मुंबई गैंग वॉर का पठान गैंग है। पठान गैंग। पठान गैंग की कहानी वैसे तो दो अफराद, ठीक है, करीम लाला, जी शेर खान अलमारूफ करीम लाला, जी जी। और हाजी मस्तान, इनके गिर्द घूमती है। लेकिन इनसे मरबूत, इनसे मुंसलिक, इनसे जुड़े हुए सही। ऐसे किरदार जिन्होंने बंबई गैंग वार को आलमगीर शोहरत दी, उनमें उनका सरबरा, उनका बानी करीम लाला, जी हाजी मस्तान, समद खान, आलमजेब और उनसे जुड़ा दाऊद इब्राहिम का ग्रोह। अच्छा, इनके बगैर न बंबई वॉर मुकम्मल होती है, ठीक है, ना भारत की जराइम पेशा दास्तान कंप्लीट होती है, और ना ही कोई ऐसा मामला जो मंशियात की स्मगलिंग, सोने की स्मगलिंग, असलहा की स्मगलिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, कत्ल, इक़दाम कत्ल, गैंग वॉर, फिर डॉन, अच्छा, गैंगस्टर्स, हम्म, ये सारे समझ तब आपको आएंगे जब आप पठान गैंग को समझ जाएंगे। ठीक है। इसका नाम पठान गैंग क्यों है? क्या सिर्फ पठान थे इस गैंग में या क्या वजह थी? ये गैंग मल्टीपल डायमेंशंस रखता है, अच्छा, नजरियाती तौर पे, मजहबी तौर पे, जुग्राफियाई तौर पे। एक बात तो आप समझ लें कि पठान गैंग में
अक्सरियत पख्तूनों की थी, अच्छा, इसलिए पठान गैंग कहते हैं। ठीक एक है। बात। दूसरी बात यह है कि इस ग्रोह में मुसलमान भी हैं, अच्छा, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, अच्छा, हर तरह की मजहबी कौम है इसमें शामिल है। सही, लेकिन दो करैक्टर ऐसे हैं, करीम लाला जी, और हाजी मस्तान, सही, उनकी कई अखदार मुश्तरक हैं। कुली, मेहनतकश, दूसरों का बोझ उठाने वाले, बोझ उठाने वाले, इस्तिलाही मानों में भी और अमली बंदरगाह के कुली थे ठीक दोनों। है, दूसरा यह है कि जब नामवर हो गए जी, जी, बंबई में, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, फिर इन लोगों ने अमलन इस्तिलाहन दूसरों का बोझ उठाया अपने कांधों पे। ये सारे के सारे जो हैं, ये जुर्म की उस कहानी के सवार हैं, किरदार हैं, जिसने बाद में मुंबई या बंबई गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार की। ठीक है, कत्लो गारतगरी, खूरेजी, सिफाकी, बदमाशी। और अजीब सी बात आपको बताऊं कि हाजी मस्तान और करीम लाला करीम लाला, और इनके हम असर साथी इनके, ठीक है, वो गुर्बत ज़दा सरजमीन से, जी, जी, मतलब गुर्बत ज़दा इलाकों से ठीक है, ताल्लुक रखते थे, हम्म, वहीं से पले बड़े, सही, और दोनों ने गुर्बत को खत्म करने की कसम खाई अच्छा, कि हम गरीब नहीं रहेंगे। ठीक है, कहते ये थे कि हम अपने वालदैन को, बहन भाइयों को सुख देना चाहते हैं, उनकी गुर्बत दूर करना चाहते हैं। एक मेहनत कश के तौर पे अपनी जिंदगी का आगाज किया, जराइम पेशा अफराद से ताल्लुकात इस्तवार किए, खुद ग्रोह बनाए या किसी ग्रोह में शामिल हुए, ठीक, दूसरे ग्रोहों से इल्हाक किया। फिर एक और आपको बात बताऊं, आपस में दस्तों गिरेबान होने लगे थे, अच्छा, आपस में सारे ग्रोह पठानों के मुख्तलिफ, ठीक है, ये दस्तों गिरेबान होने लगे थे। तो हुआ क्या, इन्होंने बंबई के इलाके तकसीम कर लिए अच्छा, कि तेरी राजधानी यहां है, तेरी यहां है, मेरी यहां है। यानी वो सेक्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने कहा जी ये सेक्टर, ठीक है, हदूद व क़यूद जी, का तयन हो गया इन ग्रोहों की बाहमी रकाबत को खत्म करने के लिए। ठीक है, ये सारे जुर्म कहानी के जितने अबवाब हैं, हर बाब में एक चाशनी है, जी, दिलचस्पी है, अवाम की मदद के नाम पर छीना झपटी है, लेकिन कम्युनिटी सर्विसेज भी हैं। अच्छा, जैसे कि मतलब एक शख्स का नाम आपने सुना, मोहम्मद खान धरनालिया, हाँ जी, जो सूंस के डाकू, सर, जी, जी, उसे मोहम्मद खान डाकू डाकू कहा जाता था, अलमारूफ। सरदार अब्दुर्रहमान बलोच, हाँ जी, इंडिया ने फिल्म बना दी, धुरंधर में जी, उसे रिमांड डकैत किया, बिल्कुल, है ना। ऐसी है, सुल्ताना डाकू, जी, आपने जितने नाम सुने, जो अमीर से छीनते थे गरीब में तकसीम कर, रॉबिन हुड, रॉबिन हुड। हाँ जी, अच्छा, बंबई गैंगवार के 10 किरदार ऐसे मैंने देखे रिसर्च करके जो रॉबिन हुड से मुतासिर थे। अच्छा, वो अपने आप को रॉबिन हुड कहलवाना फख्र समझते थे। अब ये आगाज क्या है पठान गैंग का, एक शख्स है जिसका नाम है शेर खान, ठीक है, पूरा नाम है उसका अब्दुल करीम शेर खान, अच्छा, जिसे क्या कहते हैं उर्फे आम में शेर खान, करीम लाला। करीम लाला, अफगानिस्तान का रहने वाला, गुर्बत ज़दा इलाके से ताल्लुक, गरीब मेहनतकश का बेटा, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान, ठीक है, कुनहार है सूबा, अच्छा, और जिला है शैगल, जिला शैगल में पैदा होता है। 40 साला हुक्मरानी बंबई पे बिला वास्ता और भारत पे बिल वास्ता। अच्छा, 1940 से
1980 तक। वाह। ये बानी है बंबई गैंगवार का। ठीक है। हाजी मस्तान भी बानी है जी। खूंरेजी का, नई कहानी है उसकी, लेकिन असल बानी जो है उसका नाम है शेर शेर खान, खान, करीम लाला। जो बंबई गैंग वॉर के साथ साथ हाजी मस्तान खान का भी बानी है। अच्छा। उसका तारुफ कुरंदा भी है, उसको भी मुतारिफ उसने कराया। हम्म। ये रोजगार की तलाश में, मैंने आपको बताया कि ज़हनी तौर पे जी। गुर्बत को ख़त्म करने की कसम खाई थी इन दो अफराद ने। बिल्कुल। बाप गरीब था, जी। तो कमाई की खातिर भारत का रुख करते हैं ये। हम्म। बाप को मशवरा कौन देता है? ये करीम लाला खुद? करीम लाला। अच्छा। अपने बाप को, बड़े लाला को, वो बड़ा लाला कहते थे उसको। ठीक है। अफगानिस्तान में लाला, जी। चौधरी, प्रधान, जो भी कह लें आप, बिल्कुल। ठीक है। बड़ा भाई। बड़ा भाई, बड़ा भाई से ज्यादा एक अच्छा लफ्ज है मलकान और मुशरान। अच्छा। जो कबीले के सरबराहान होते थे उन्हें जी। मलकान और मुशरान कहते हैं ठीक है। पख्तून में। ये रोजगार की तलाश में बंबई आता है। लोग ये कहते हैं कि रोजगार की तलाश में है। मैंने एक और तहकीक की है। जी। इसका एक भाई गुमशुदा था अच्छा। करीम लाले का, हम्म। ये उसकी तलाश में बंबई आया था। ठीक। लोग कहते हैं रोजगार रोजगार उसने वहां जी। तलाश किया, हम्म। लेकिन उससे ज्यादा भाई को तलाश किया। सही। ये अपने भाई की तलाश में आता है बंबई, और बंबई का ही हो रहता है, उसी जगह पनाह गुज़ीन होता है। और कुन्हार से आया था, तो बंबई के नजदीक एक जगह है, उसे भिंडी बाजार कहते हैं। अच्छा। कराची में, पिंडी में और बंबई में जिन बस्तियों के साथ बाजार लग जाए, जी। किसी सब्जी की, हम्म। किसी आर्टिकल की, अजनास जी। जी। का नाम उस बाजार से जुड़ जाए, वो गुर्बत ज़दा बाजार होता है। अच्छा। लंडा बाजार हाँ। क्या है? यही कि गरीब लोग जाते हैं और सफेद इस्तेमाल पोश शुदा और कपड़े, इस्तेमाल शुदा कपड़े खरीदते हैं। इस्तेमाल शुदा बर्तन, हम्म। लंडा बाजार। कचरा बाजार, हम्म। इस्तेमाल शुदा अशिया लोगों की वहां पे। वहां पे आ जाती हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं, कराची, रावलपिंडी, ठीक है। लाहौर और बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहां लफ्ज बाजार गुर्बत की एक कहानी को जाहिर करता है। भिंडी बाजार सही। में सुकूनत इख्तियार करता है, हम्म। भाई की तलाश भी वहीं करता है। गरीब था, गरीब, जी। जी। लेकिन आंखों में चमक थी। हम्म। किस चीज की? अमारत की। सही। अमीर होने की ख्वाहिश थी दिल के ख्वाहिश थी। अंदर, आंखों से चमक जाहिर होती थी। ये चाहता ये था कि मैं अपने अंदर की गुर्बत, अपने घर की गुर्बत और अपने घर वालों की गुर्बत दूर करूं। आगाज कैसे करता है? माल बर्दारी, बार बर्दारी से। अच्छा। कुली के तौर पर रेलवे स्टेशन, ठीक है। बंदरगाह पर एक कुली का किरदार अदा जी। करता है। और कुली का किरदार अदा करते करते दौर आ जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर का, दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। शुरू हो ठीक गई। है। मुश्तरका जी। बरसगीर जी। है, दूसरी जंग अजीम होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज ने सख्तियां कर दी। हम्म। उसने हर चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी और हर चीज का एक प्रोसेस बैरियर लगा दिया ठीक है। कि इससे आगे नहीं जाएंगे आप। हम्म। ये भी बेचारा उसी में आ गया। ठीक। भारत में गुर्बत को दूर करने के लिए जराइम का आगाज जो है ना, वो स्मगलिंग से हुआ था। सही। मुत्तहदा भारत है। जी। जी। स्मगलिंग किस चीज की? सबसे पहली स्मगलिंग मंशियात। और जब मंशियात आती है अकेली नहीं आती, हाँ, वो फिर तो असलिया असला साथ आता साथ है। आता है। मंशियात की स्मगलिंग, असले की स्मगलिंग, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा, सोने की स्मगलिंग। फिर एक स्टेप और आगे आया, हीरे जवाहरात की, जो गोल्ड, ठीक है। डायमंड, ये स्मगलिंग। इस स्मगलिंग का जब पता लगता है इसको, ये कुली है, ठीक है। माल जी। भी निकाल लेता है,
बगैर राहदारी टैक्स जो होता था ना, उस दौरान राहदारी कहते थे, राहदारी दिए बगैर वो सामान निकाल लेता था। ठीक है। ये सामान निकालना जो है ना इसने शुरू किया, तो वहां इसका राब्ता किससे होता है? उन स्मगलर्स से जो पूरी दुनिया से, खासकर इंग्लैंड से, लंदन से खासकर भारत आ रहे हैं। भारत आने की वजह क्या है? भारत के 2 सूबे ऐसे हैं जहां खवातीन सर के बालों से पांव के नाखून तक, उसे कहते हैं सरापा, सर तापा, वो लफ्ज मुखफ़फ़ बन गया सरापा। वो सरापा तलाई जेवरात थी। अच्छा। राजस्थानी खवातीन जेरे नाफ भी पहनती हैं जेवरात। भारत जेवरात की स्मगलिंग की जहां मरकजी बंदरगाह थी, वहां खपत, इस्तेमाल गोल्ड का, हीरे का, जवाहरात का, गोल्ड और ये छोटे जो होती हैं इस्तेमाल की नगीने, जी, उनकी सबसे बड़ी खपत भारत में होती थी उस दौर में। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हथियार था बहुत बड़ा भारत का, स्मगलिंग। अमारत की पहली मंजिल स्मगलिंग, असलिया की, सोने की, जी, डायमंड की, हीरे जवाहरात, जी, उनके सब। ये उन ग्रोहों से ताल्लुक हो गया इसका जो ये स्मगलिंग करते थे। मेहनती था, मुशक्कती था, ताकतवर था। पख्तून नॉर्मली ताकतवर होते हैं, बिल्कुल। तो इसने जहां 10 किलो वजन उठाना है वहां 20 किलो उठाता था। अच्छा। जहां एक फेरा को करता था ये 10 करता था। वहां इसने ये देखा कि भाई ये तो जबरदस्त कारोबार कर रहे हैं। तो मेरी जो ख्वाब है जिसे मैं सच करना चाहता हूं, मेरा ख्वाब ये है कि मेरी गुर्बत दूर हो, तो इससे अच्छा तरीका ही कोई नहीं गुर्बत दूर करने का। बिल्कुल। कि मैं इनके समगलरों ने देखा कि ताकतवर शख्स है और इसके साथ जो है हम अगर हाथ मिला लें तो ये तो यहाँ कैरियर के तौर पे, कुली के तौर पे काम करता है बंदरगाह पे, तो ये तो हमारा माल भी निकाल लेता है बगैर राहदारी के, रोब दबदबा भी है, लोग इसके कहने में भी हैं। उन्होंने कहा इससे हाथ मिलाओ, वो इससे हाथ मिला लेते हैं। अब इसका नेटवर्क बंदरगाह से कराची की बंदरगाह, अच्छा, काबुल की बंदरगाह और दुबई की बंदरगाह, इब्तिदा में ही इसके इब्तिदा में, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फौरी बाद सख्ती नरमी में तब्दील हुई, कम हुई, तो इसकी राजधानी बंबई की करीबी जो बंदरगाह है उसके बाद कहां तक रसाई हो गई? दुबई की बंदरगाह तक। ठीक है, वहां से माल आ रहा है। बिल्कुल। कराची की बंदरगाह तक वहां से आ रहा है, जा भी रहा है, कराची जा भी रहा था ना। और फिर उसके बाद काबुल की बंदरगाह, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ठीक है, दुबई, ये बंदरगाहें इसकी लपेट में थी, इसके असर रसूख में थी। इस बंदे ने सबसे बड़ा इसकी लाइफ में मोड़ ये आया कि इसने वहां के स्मगलर्स से हाथ मिला लिया, उनको अपना हमनवा बना लिया, उन पे एतमाद बहाल कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि ये जो स्मगलर्स थे, ठीक है, अब ये क्रिमिनल मोड है। जी, आप ये समझ लें कि जराइम की जिंदगी का एक मोड है, बिल्कुल, मुजरमाना जिंदगी का एक मोड। इसने उन पे इतनी धाक जमाई अपनी, ठीक है, इतना एतमाद बहाल किया कि वो उस दौर में करोड़ों का माल इसे अमानतन देके चले जाते थे कि तू ये ले जा, हम तुझे बताएंगे कहां तकसीम करना है। अच्छा, ये उनका सब एजेंट, कोरियर, कैरियर बन गया। ठीक है, ये इसकी एक तरफ तो गुर्बत दूर करने, दौलत खुशहाली के लिए एक राह हमवार हो गई, दूसरी तरफ उन क्रिमिनल से हाथ मिल गया जी, जो आलमगीर शोहरत के हामिल, दुनिया भर में स्मगलिंग की बहुत सी कहानियां रकम पहले भी की हुई थी, नई भी कर रहे थे। बिल्कुल। ये वहां अब इसका जब आना जाना होता है तो इसमें इसने एक ये दिल में तहैया किया था कि मैंने अपनी गुर्बत दूर करनी है, एक अपने खानदान की गुर्बत, खुशहाली लानी। बिल्कुल। दूसरा इसने ये ऐलान किया था कि मैं अफगानों की मदद करूंगा। अच्छा, अफगान नस्ल था, जी,
इसने कहा कि मैं अगर छोड़ आया काबुल को, कुनहार को, तो हम्म, कोई बात नहीं, मैं यहां बैठ के उनकी मदद करूंगा, काबुल की बंदरगाह तो मेरे पास है। बिल्कुल। इसने अफगानों की मदद का दूसरा बड़ा ऐलान किया। पहले तरजीह क्या है, मैं अपनी गुर्बत दूर करूंगा, गुर्बत अपने दूर करूंगा, खानदान की दूर करूंगा, और दूसरी तरजीह क्या है, कबीले वालों की या कबीले को जी। मैं वो करूंगा। अब आप ये देखें कि वहां जहां इसके गिरदोनवा में लोग शामिल थे, एक था मोहम्मद अली रोड, एक डोंगरी, हम्म, एक नागपारा। इन इलाकों में इसका असर और रसूख बढ़ने लगा। ठीक है। जो स्मगलर आते थे वो यहाँ ठहरते थे, रहते थे, ये वहाँ उनसे मिलने जाता था। तो मुंबई की बंदरगाह के गिरदोनवा से इसको शोहरत मिली, मुंबई के उन मुत्तसिल इलाकों से जो रियासत मुंबई का हिस्सा हैं ठीक है। लेकिन छोटे शहर हैं, हम्म, और पनाह गाहें हैं स्मगलर्स की, सही। असला डीलर्स की, हम्म, सोने के ताजरों की। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान में आ गई, ताजिर का लफ्ज आया ना, जी जी। हाजी मस्तान खान और लाला करीम, ठीक है। ये अपने आप को स्मगलर, चोर, डाकू नहीं कहते थे। अच्छा, फिर? ये कहते थे कि वी आर द बिगेस्ट ट्रेडर्स अच्छा। ऑफ इंडिया। इन्होंने कंपनियां बनाई थी, हम्म, भर्ती किए थे बंदे सही। इंडियन ट्रेडर्स के नाम पे, ठीक। कि हम इंडियन ट्रेडर्स, ट्रेडर कंपनियों का, के नाम भी रखे थे। जी जी। अब ये बढ़ता 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 इंटरनेशनल लेवल पे तिजारत, पहुंच गया। स्मगलिंग, जो भी नाम दें आप इसको, ठीक है। ये इंटरनेशनल माफिया नहीं था, ये अंडरवर्ल्ड कहलाया। हम्म, इसके 1940 से 1980, 40 साल तारीख में 28 से 30 साल मुजरमाना जिंदगी के हैं, हम्म, और उस जिंदगी का नाम है अंडरवर्ल्ड डॉन। इस अंडरवर्ल्ड डॉन ने जिन लोगों का सहारा हासिल किया करीम लाला ने, उनमें हाजी मस्तान नंबर 1 मैंने आपको बता जी दिया, जी। दूसरा था वर्दा, हम्म, तीसरा था राजन, ठीक है। और भी बहुत से नाम आए, हम्म, लेकिन ये 3 नाम इब्तिदा में इसको शोहरत दे गए। सही। और शोहरत ऐसी थी, आज तक तारीख हिंदुस्तान, तारीख भारत जो है, जी जी। उसके कई अबवाब शुरू भी इससे होते हैं और खत्म भी यही होते हैं, ठीक है। इन्हीं लोगों पे। हम्म, ये वहां के लोग थे। हाजी मस्तान तो तमिलनाडु से आया था, हाँ जी। वहां का था, वो कैसे शामिल हुआ उसमें? राजधानी का झगड़ा पैदा हुआ। हम्म, उन्होंने कहा ओए तू बड़ा कि मैं, उन्होंने कहा मैं बड़ा, अच्छा। उन्होंने कहा मैं बड़ा हूं, नहीं। जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हुई तो इन्होंने कहा ओ भाई आपस में लड़ोगे तो मर जाओगे, कोई तीसरा आ जाएगा, अच्छा। राजधानी तकसीम कर लो। एक नारा बना था मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान में, जी, हम इधर, इधर हम उधर तुम। जी, हेडलाइन बनी थी इन्होंने क्या किया, आजाद अखबार की। उस दौर में इन्होंने ये नारा लगाया, हम जी, इधर तुम उधर। सही है। ओके। अब वो आया था 44 में, 44 में, ये 40 में आया, वो 44 में आ गया, करीब करीब ही है, 4 साल का फर्क। वो भी बंबई में आ गया, तमिलनाडु से बम्बई आ गया। बंबई करीब। हाजी मस्तान खान ठीक है। को खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, दो। कैस ठीक। सहरा में अकेला है मुझे जाने दो। वाह। ये हाजी सही। मस्तान खान कह रहा है। जी जी। कैस कौन है, वो करीम लाला। करीम लाला। कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। दो। अब ये दीवाने दो मिल गए। इन दीवानों ने ठीक है। अपना राजधानी तकसीम करने के साथ मिशन क्या किया कि हम गरीबों की मदद करेंगे। अच्छा। स्मगलरों से छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हाँ, स्मगलिंग कर रहे हैं, भत्ताखोरी भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन देंगे कहां, गरीबों को। अब गरीबों में अव्वल खेश बाद दरवेश, जी। पहले अपने घर वाले हैं, फिर कबीले वाले हैं, फिर बाद में आगे कोई लोग सा। इन्होंने ऐसा काम किया कि वो सफर आहिस्ता आहिस्ता करता हुआ बंबई गैंग वॉर तक पहुंच गया।
बंबई गैंगवार पहुंचने से पहले इन्होंने तकसीम कर लिया अपना इलाका, राजधानी बन गई इनकी। सही। जब राजधानी बन गई तो इन्होंने रास्ता रोका कि कोई और बीच में ना आ जाए। लेकिन दाऊद इब्राहिम कहाँ गया सारी कहानी में? दाऊद इब्राहिम बहुत अब दूर है अभी। अच्छा। अभी इन्होंने शेल्टर, भत्ताखोरी, जी जी, भत्ताखोरी की इब्तिदा, तहफ्फुज की फराहमी, ठीक है। उसके लिए रुख किया बॉलीवुड का। हाँ, दूसरा स्टेप, ठीक है। पहला पहलू वो बता दिया मैंने आपको, जी, इकट्ठे हो जी। गए। दूसरा स्पेल आ गया बॉलीवुड। कि पैसा कहाँ है? हाँ, उनका पैसा तो फिल्म साजी में है, वाह। हिदायतकारी में है, अदाकारी में है। हम्म। इन दोनों का मतमय नजर, फिल्म फोकल इंडस्ट्री पॉइंट, फोकस पॉइंट वो था बॉलीवुड। बॉलीवुड का कोई अदाकार, कोई अदाकारा, कोई हिदायतकार, कोई हिदायतकारा, कोई फिल्मसाज, कोई ऐसा नहीं था डायरेक्टर या डिस्ट्रीब्यूटर जो इनकी राजधानी से बाहर जा सके। अच्छा, इन्होंने कहा कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, हमसे हाथ मिला लो, ठीक है। हम तुम्हें सरपस्ती देंगे, तहफ्फुज देंगे। ओके। भारत की फिल्म बॉक्स पे आने से पहले इनसे अप्रूव होती थी। अच्छा, पैसा भी लगाते थे ये फिल्म में? पैसा कमाते थे, लगाते नहीं थे भाई, कमाते थे। अच्छा, सिर्फ लगाते कमाते थे। लगाना क्यों है? सही है भाई, आपकी इन्वेस्टमेंट है इन द शेप ऑफ कॉइन, मेरी इन्वेस्टमेंट इन द शेप ऑफ काइंड। ठीक है। मैंने आपको तहफ्फुज फराहम कर दिया, आपने सरमाया दे दिया। ठीक है। आपके सरमाया को भी तहफ्फुज, आपकी जान को तहफ्फुज। जी। ये था बंबई गैंगवार का दूसरा मरहला, जिसमें पठान गैंग ने आपस में इख्तलाफात के बावजूद यकजान होके फिल्म इंडस्ट्री पे हमला किया, और फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की दुनिया भर में जी परवान चढ़ी थी उसमें। इस दौरान 80 की दहाई शुरू होती। ठीक है। अब आपके सवाल का जवाब। और अब आ गया दाऊद इब्राहिम। अब दाऊद इब्राहिम एक नए गैंगस्टर की शक्ल में आता है। सही है। भारत के बकौल, भारतीय तारीख के जी जी, नए रंगो रूप के साथ दाऊद इब्राहिम आया, और दाऊद इब्राहिम के आने से पहले उसका भाई था इब्राहिम कास्कर। दाऊद का नाम तो बाद में आया। जी जी, इब्राहिम कास्कर इससे बड़ा था। ठीक है। गैंग वॉर में जी जी, उसको कत्ल कर देता है अंडरवर्ल्ड का पठान गैंग। और वजह क्या बनती है? वजह चौधराहट। अच्छा, मैंने आपसे कहा तू चौधरी के मैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा मैं, उन्होंने कहा अल्लाह ने डेगा कुसुन, हाँ, उन्होंने कहा मेरा कुसुन। अब जिसने कुसुन कहा जी, उसको दूसरे कुसुन वाले ने क्या किया, उसको मंजर से हटा दिया। बिल्कुल। इब्राहिम कास्कर के कत्ल की इत्तला फैलती है और पठान गैंग का उरूज शुरू हो जाता है। ठीक है। अंडरवर्ल्ड में पहले तो तन्हा प्रवास थी उसकी, जी जी, वो अंडरवर्ल्ड शुरू है। जब अंडरवर्ल्ड शुरू होता है वो कहते हैं भाई आ जाओ। पठान गैंग ओन कर लेता है, दावा करता है जिस तरह आजकल होते हैं जी जी, कि हमने किया। क्यों? अपनी चौधराहट दिखाने के लिए, हम ज्यादा बड़े चौधरी। ये पता लगता है कि जी अंडरवर्ल्ड ने, पठान अंडरवर्ल्ड ने दाऊद इब्राहिम के भाई को कत्ल कर दिया। दाऊद इब्राहिम ऐलान करता है कि मैं बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जो शामिल है वो, अब असल में इसका था, ये शब्बीर कास्कर था मेरे ख्याल से। ठीक है। शब्बीर कास्कर का जो कत्ल इब्राहिम और था। अच्छा, शब्बीर कास्कर का जो कत्ल होता है वो मनियासूर में बड़ा मशहूर था। ठीक है। गैंगस्टर थे लोग। जी जी, उनके जरिए ये इल्जाम लगता है कि दाऊद का बड़ा भाई जो है, शब्बीर कास्कर उसका नाम था, मुझे याद आया। ठीक है। शब्बीर कास्कर कत्ल हो गया। शब्बीर कास्कर कत्ल, वो ये भी एक बात सामने आई कि उस वक्त शेर खान उर्फ करीम लाला जो है ना, उसकी उम्र थी 60-62 बरस। अच्छा, बुजुर्ग। जी जी, 60-62 बरस के शख्स ने, बुजुर्ग ने घूंसे और थप्पड़ मारे थे उसको, कास्कर को, दाऊद इब्राहिम के भाई को। हाँ, ये बात मशहूर हो गई कि बुजुर्ग ने इंतकामी सियासत का, चौधराहट की सियासत का बदला लेने के लिए कास्कर को थप्पड़ मारे। ठीक है। अब कास्कर के बारे में ये पता लगता है तो फिर बाहर से भी, इधर से उधर से, सरहद पार से भारत में इत्तलात आती हैं कि दाऊद इब्राहिम बिफर गया है। सही। और कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं,
और इस वक्त ये बूढ़ा था करीम लाला, करीम लाला 60-62 साल का हो गया था जब दाऊद का अहद शबाब था, बिल्कुल नामवरी थी उसकी। तो उस वक्त ये महज महदूद होकर रह गया लाला करीम करीम लाला। बंबई में। लेकिन दाऊद को फायदा क्या था? दाऊद के पांव थे दुबई में, हाँ जी, पाकिस्तान में, कहीं जहां कहीं भी उसके असर रसूख, गैंग वॉर केस, कारिंदे, जो भी कहता है भारत कि जी वो उसका पांव बहुत फैले हुए थे। ये महदूद हो गए यहां तक 1993 में बंबई ब्लास्ट हो गए। बंबई ब्लास्ट हुए, भारत ने ऐलान किया कि इन ब्लास्ट के पीछे बात में बुनियाद थी। जी जी, क्या कहा? दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम ने खुद तो कुछ नहीं कहा जी, लेकिन छोटा राजन जो है, हाँ जी, उसने दिफाई पोजीशन पे लाके ये ऐलान किया कि जनाब मैं डिफेंस कर रहा हूं, डिफेंड कर रहा हूं दाऊद इब्राहिम को। दाऊद इब्राहिम का कोई ताल्लुक नहीं मुंबई वॉर से। ये मुंबई जो था, जी जी, ये ब्लास्ट जो है, ये कोई कितने लोग मारे गए थे, सैकड़ों के साथ जख्मी हुए। जब ये वाकया होता है तो भारत में एक प्रिवेंशन एक्ट्स हर रियासत अपने तौर पे, बिल्कुल बंबई की रियासत अपने तौर पे, दिल्ली वाले अपने तौर पे, महाराष्ट्र अपने तौर पे, राजस्थान अपने तौर पे, हर एक ये ऐलान कर देता है प्रिवेंशन ऑफ एक्ट्स। ठीक है, अनाउंसमेंट होती है। उस अनाउंसमेंट में दाऊद इब्राहिम भारत को खैर बात कह देता है। अच्छा, भारतीय जो मीडिया है वो ये क्लेम करता है, या भारत के जो लोग हैं वो ये क्लेम करते हैं कि दाऊद इब्राहिम जो मुल्क छोड़ के गया था वो इस पठान ग्रुप के डर और खौफ की वजह से छोड़ के गया था। बिल्कुल नहीं। अच्छा, पठान गैंग तो वैसे महदूद हो गया था उस वक्त। वो तो गया था कि भारत की मुख्तलिफ रियासतों में इंतहाई मतलूब, मोस्ट वांटेड करार दिया था उसको। वो तो अपनी बहन को, उसके खानदान वाले यहाँ मौजूद थे। वो बड़ा अमीर था, डी कंपनी तो बहुत मशहूर थी उस वक्त, लेकिन ये महदूद था पठान गैंग। सही। इन्होंने ये कहा कि ये भाईजान जो मौका है ये बेहतरीन है कि आप खामोशी से नकल मकानी कर लो। ये नकल मकानी करके चला गया। अब जब बंबई को मैंने आपको जुमला बताया कि 3 हिस्सों में तकसीम किया, आपको पता है कि 3 होटल थे बड़े बड़े जी, न्यू इंडिया होटल और कलीम होटल, ठीक है, लाला के जी जी पठान गैंग की मिल्कियत थे। फिर गवर्नर हाउस तक रसाई थी उसकी। अच्छा, लेकिन जब बंबई गैंग वार हुई है तो सारे का सारा तलपट हो गया निजाम। उसके बाद तो महदूद हो गए। फिर तो करीम लाला का नामो निशान ही मिटने लगा और उसने कहा कि ये तो भाई मामला नहीं है। अब करीम लाला का एक और काम था बड़ा जिससे वो अमीर हुआ, वो बड़ी जबरदस्त बात है। उसने एक फर्म बनाई, अनअनाउंस्ड फर्म थी, ठीक है, रिकवरी की, कि असद के पैसे फंस गए। अच्छा, नहीं मुस्तफा के पास, असद गया करीम लाला के उसके एजेंटों के पास, ठीक है, कि मेरा 1 करोड़ रुपया। उसने कहा 50 लाख ये लो, 50 लाख हमारा है। अच्छा, हम जाने और वो जाने, जिससे तुमने पैसे लेने। एक दफा इकरार जुर्म कर ले, वो मान ले, तस्लीम कर ले कि मैंने पैसे, ठीक है। ये रिकवरी फर्म थी। कहां के लोग आते, मारवाड़ी, गुजराती बिजनेसमैन, बड़े बड़े अरबपति करोड़पति, कि लाला हमारे पैसे फंस गए। सही। अब लाला बजोरे ताकत, गन पॉइंट कहते जी। अच्छा, एक और बात बताऊं, उस वक्त ना गन पॉइंट नहीं होती थी, छुरी और चाकू तलवार के पॉइंट पे होता था। सही। नाइफ पॉइंट। सही, नाइफ पॉइंट। वाह, बड़े मशहूर थे चाकू उस दौर में। वो चाकू इर्द गिर्द रखते थे। सही। और फिर जिससे पैसे लेने होते थे उसको ये वार्निंग देता था करीम लाला। वो कहता था कि अगर न दिए पैसे तो फलां फोर्स। अब फोर्स क्या है, ये बड़ी अहम बात है। करीम लाला की लाइफ का एक अहम पार्ट ये है कि उसने मिलिट्री स्टाइल पर, ठीक है, अपनी टीमें तश्कील दी थी जिनका नाम था इन्फोर्समेंट टीम। अच्छा, पैसे दो वगैरह गिरफ्तारी दो, पकड़ लेते थे। बाकायदा एनफोर्समेंट टीम थी जी जी, वो पकड़ लेते थे।
तो ये इन्फॉर्मेंस टीम अलहदा थी मिलिट्री स्टाइल में, फिर इसकी इंफॉर्मेशन की टीम अलहदा थी। मतलब इन्फॉर्मेशन क्या है कि जिसने पैसे नहीं देने उसे अगवा करना है, अच्छा, उसकी सर्वेलेंस मॉनिटरिंग वो इन्फोर्समेंट टीम के साथ साथ इंफॉर्मेशन टीम करती थी। इसने मिलिट्री स्टाइल पर ब्रांचेस टीमें बनाई थी, वो काम करती थी, और फिर जितने मामलात अंडरहैंड थे वो भी डील करती थी टीमें, और इसको स्ट्रेंथन करती थी इसको। अब एक बात जहन में रखिएगा, इसके नाम पे नॉवल लिखे गए, अच्छा, लाला करीम के, फिल्में बनी, बेस्ट सेलिंग नॉवल जो थे ना, बेस्ट सेलिंग नॉवल सुंदरम, ठीक है, भगतरम और सुंदरम। भगतरम जो था वो भी एक जराइम पेशा की जिंदगी पे था, और सुंदरम लाला करीम की जिंदगी पे था। बेस्ट सेलिंग नॉवल इसकी लाइफ पे मिलते थे, और ये तारीख कहती है भारत की कि ये बेरहम क्रिमिनल था, बेरहम। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कम्युनिटी सर्विसेज की दर्जनों दास्तानें मौजूद हैं। बच्चियों की शादी, घरों में राशन डालना, बीमार का इलाज कराना, डिस्पेंसरी बनाना, अस्पताल बनाना, ये सारे जो है ना। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम, इसने किड्स लैंड, अच्छा, बच्चों के तफरीही पार्क, अकेडमीज, ऑर्फन होम्स, यतीम बच्चों के लिए, ये इसने इतने के बनाए थे जिसकी वजह से इसको रॉबिन हुड कहते थे, और ये कहलाना फख्र महसूस करता था। अब ये सारे के सारे जो दाऊद इब्राहिम के आने के बाद खामोशी छा गई, वो खामोशी ऐसी थी कि ये महदूद हुआ भारत की रियासत बंबई तक, फिर बाद में मुंबई बन गई। ठीक है। 19 फरवरी 2002 को ये तिबई मौत इस दुनिया फानी से चला जाता है। सही। कम्युनिटी सर्विसेज लीडिंग क्रिमिनल, हीरो, प्रोटेक्टर, फिर निजात दहिंदा, सारे लक़ब इसको दिए गए फिल्मों में, नावलों में, किताबें जी, कोर्सेज, निसाब जो है करिकुलम, अच्छा, उसमें इसके बाप शामिल हैं, भारत में पढ़ाए जाते हैं। माएँ, एक अहम बात आखिरी जी जी इसके हवाले से, माएँ इसकी कहानी सुनाकर अमलन बच्चों को डरा के सुलाती हैं। ये किरदार भारत का बंबई अंडरवर्ल्ड का बानी, मेहनत कश से स्मगलर तक के सफर की रुदाद 19 फरवरी 2002 को तिबई मौत की शक्ल में बंद हो गई, और फिर दाऊद इब्राहिम बमुकाबला हाजी मस्तान, अच्छा, ये कहानी आ गई। ठीक है। हाजी मस्तान इसका नायब था, लेकिन अंडरवर्ल्ड का बानी था। वो मुंबई गैंग वॉर का बानी नहीं था, अंडरवर्ल्ड का बानी था। कहते हैं बहुत बहुत से बड़े बड़े हीरोज, जिसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल है, वो उनके घर जाया करते थे और उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश किया करते। हाजी मस्तान का चैप्टर भारत की अंडरवर्ल्ड की गैंग वॉर की तमाम दास्तानों से निकाल दें, ठीक है, तो जीरो रह जाएगा बाकी। ऐसा शख्स जिसने अपने हाथ से किसी को थप्पड़ मारा ना डंडा, अच्छा, पिस्टल बहुत दूर की बात है, पिस्तौल तो इस्तेमाल ही नहीं करता, बिल्कुल, दिलो दिमाग तस्लीम नहीं करता इस बात को। अंडरवर्ल्ड का बानी ऐसा जिसने ना हाथ से किसी को थप्पड़ मारा, ना गूंजा मारा, ना डंडा इस्तेमाल किया, कत्ल, गोली चलाना तो दूर की बात है। ठीक है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिसका नाम इतना हो कि जिसके कॉपी करने के लिए भारत के बॉलीवुड के सफ़े अव्वल के अदाकार अदाकाराएं जी फख्र समझते हों, उसने हाथ से किसी को गुजन नहीं पहुंचाई। सबसे पहला कत्ल जिसकी सिपारी, भारतीय जबान में फरोती,
ठीक है। हिंदी में, जी जी। और हमारी जुबान में सिपाही। जो कराची से, जी, वो भी कराची कराची से। भी वही गैंग। ठीक है। आप खोखरा पार की सरहद से देखें, सही। खोखरा पार की सरहद से उस तरफ देखें तो हुँ, सिपाही है, सिपाही। और इधर देखें तो फरोती फिर है। होती है। फरोती का बानी भी यही है, अच्छा। सिपारी का बानी भी यही है। सबसे पहली सिपारी यूसुफ पटेल की दी इसने, हुँ, सबसे पहली सिपारी। ठीक है। इसका पूरा नाम था मस्तान हैदर मिर्जा, अच्छा, मस्तान मिर्जा के नाम से। ठीक है। बाबा मस्तान, मस्तान बाबा, हाजी मस्तान मस्तान। हाजी मस्तान, मस्तान मिर्जा, ये मुख्तलिफ नाम है। ये फरेफ्ता था बॉलीवुड की मधुबाला पे, हुँ, मधुबाला पे फरेफ्ता था। अच्छा। मैंने आपको बताया कि ये दोनों किरदार, हाँ, करीम इनका लाला और ये, इनका इन्फ्लुएंसर। बॉलीवुड पे इन्फ्लुएंस, बिल्कुल। और असर पजीरी, असर अंदाजी कहा ज्यादा ये भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम का भी बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो रहा है बॉलीवुड पे। इसलिए तो बहुत बार-बार रहा। फ़िल्में उस पे बन रही होती हैं, कभी वो उसको किसी था फ़िल्म में फिल्म वैसे का, दिखा दिया होता है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रमोटर। किसी चीज को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना ठीक है। और अपने नेक मकासद में इस्तेमाल हुँ। करना, उसमें फर्क है ना। वैसे कहा ये भी जाता है कि ये जो इनकी आपस की लड़ाई थी, गैंग वॉर्स की आपस की लड़ाई थी, इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा परवान मिल चढ़ी है। क्योंकि फ़ायदा एट द एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही उनको हुआ। हुआ, दोनों तरफ से प्रोटेक्शन मिल गई, इधर से भी जी, मिली उधर से मिली। अब मधुबाला इसको पसंद थी, ठीक है। अब वो उसको हासिल नहीं कर सका, वो जवानी के आलम में चली गई, हुँ, वो अपना एक ख्वाब पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सका। तो इसने क्या किया, उस वक्त एक खातून थी सोना, अच्छा, सोना नामी। अब कुछ कहते हैं मूना था उसका पहला नाम, कुछ कहते हैं सोना था। ठीक है। मूना या सोना जो भी है, वो हमशक्ल थी मधुबाला की। अच्छा, इसने उससे इश्क रचा लिया। क्या हाजी मस्तान की जिंदगी में सबसे अहम लव स्टोरी है। ठीक है। मधुबाला से इश्क करता था और अनजाने में, अच्छा, अनसीन, ठीक है। और उसके चले जाने के बाद उसी की हमशक्ल से मधुबाला 2 को ठीक है, अपनी शादी माशूका बना लिया। ये वहां उससे इश्क रचाया। अब असल में बॉलीवुड के जितने सरप्रस्त इस तरह के जी, जी। गैंगस्टर जो पैदा हुए ना, उन्होंने बंदूक की नोक पर इश्क भी किया, राज है। भी किया। हुँ, लेकिन हाजी मस्तान वाहिद किरदार है जिसने बंदूक कभी हाथ में नहीं उठाई। ठीक है। इश्क किया दौलत के बलबूते पर, हुँ, अपने नाम के सहारे, लेकिन बंदूक नहीं उठाई। ठीक है। अब कहते ये हैं कि वो हाजी मस्तान निहायत मुखय्यर शख्स था, हुँ, सोने का स्मगलर था, लेकिन सही इंसानी है। हमदर्द भी था। मोटरसाइकिल को पंचर लगाने से आगाज किया, मुंबई में आकर बाप के साथ आया, ठीक है। तमिलनाडु से जी, जी। बाप के साथ आ गया, और यहां आके मोटरसाइकिल को पंचर लगाया। फिर एक और नाम इसका बताऊं जी, जी। आपके नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए, ये भाईगिरी अच्छा, का मुजिद था, फाउंडर ऑफ भाईगिरी, भाईगिरी का मुजिद, फाउंडर। खोली के तौर पे कंधों पर बोझ उठाता था दूसरों का, स्मगलरों से रास्ता हुआ। लेकिन एक अजीब और पहलू जी, जिंदगी जी। का, मसाजिद, अच्छा, इमाम बारगाह, हुँ, गिरजाघर, ठीक है। गुरुद्वारा, मंदिर, ठीक है। हर एक की तामीर और तरतीब और तश्कील में अच्छा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। सही। इसे कोई अनजाना शख्स आ कहते कि हम फला 5,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हुँ, मस्जिद बनाना चाहते हैं, मंदिर तामीर करना चाहते हैं, गिरजा बनाएंगे, उनकी इमदाद करता। ठीक है। सैकड़ों नहीं हजारों घर ऐसे निकले जिनके घरों में राशन डालता था। अच्छा, यह हाजी मस्तान का किरदार है, ठीक है। उनकी किफालत करता था। इस बात के खिलाफ था कि किसी को बेमकसद बिला जवाज हुँ, नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक। एक तहरीक थी पाकिस्तान में, बाचा खान की तहरीक, जी, जी। खुदाई खिदमतगार तहरीक। बिल्कुल। हाजी मस्तान ने
बंबई और गुरुग्राम में इसी तरह की खिदमतगार तहरीक शुरू की थी। ठीक है। 1 मार्च 1926 को ये वो 20 में आया, जी जी। ये 26 में ठीक है। तमिलनाडु से आया। छोटा सा किसान था इसका बाप, लेकिन उसने 40 साल तक, इसने 20 से 21 साल बिल वास्ता तौर पर भारत और बिला वास्ता बंबई पर राज किया। 8 साल की उम्र में 8 साल की उम्र में जी जी। मेहनत मजदूरी शुरू की, पंचर पुंचर लगाता था। ये खुद पंचर लगाता था। 8 साल की उम्र में बाप साथ बैठता था बंबई के होटल के बाहर। ठीक है। लेकिन इसने भारत के सैकड़ों अफराद की साइकिल और मोटरसाइकिल पंचर की, उनकी जिंदगी की साइकिल, अच्छा। उनकी जिंदगी की मोटरसाइकिल भी इसने हम्म। 100 से ज्यादा अफराद। कहते हैं कई लोग तो इस वजह से भीड़ चढ़ गए कि वो इसी चीज की कंफ्यूजन का शिकार रहे कि हम इन दाऊद ग्रुप को बता दें या इस ग्रुप को बता दें, और अगर वो एक ग्रुप को दे देते थे दूसरा ग्रुप आके मार देता था। ओ भाई, भत्ताखोरी की लड़ाई जो थी ना, उसका मैदान था बहुत वसी। जी। ट्रांसपोर्टर, फिल्म साज, डायरेक्टर्स, स्मगलर्स, अदाकार। अदाकार हम्म। भत्ताखोरी के इन नेटवर्क्स से ठीक है। तंग थे, लेकिन मजबूरी भी थी कि उनको ऑप्ट करते थे। बिल्कुल मजबूरी थी। अब ये कहते ये हैं कि ये जो हाजी मस्तान था ना, ये गॉडफादर था सैकड़ों खानदानों का। ठीक है। वो कहता ये था कि ठानी हुई थी इसने ज़हन में जी जी। कि गुर्बत को दूर करना है। बिल्कुल। अपनी भी करता था, अपनी भी दूसरे और दूसरों की भी। उनके ठीक है। मददगार था। कई लोगों को गरीब कर भी देता था। हाँ, पैसे ले लिए ना। पैसे लिए। ये भी है, ये बात है, सही है। अच्छा, लड़कपन में ना इसे 2 ख्वाब देखे थे। ठीक है। ये बात मेरे ज़हन में आ गई अचानक। एक इसने कहा, जब पंचर लगाता था ना तो गाड़ियां आती थी बड़ी-बड़ी पंचर लगवाने के लिए। मेन रोड पे शायद गली में था, एक होटल के बाहर नीचे पंचर लगाता था। तो गाड़ी के टायर को पंचर लगाते रहते, पूरी गाड़ी को यूं देखता था, अच्छा। अंदर बैठे शख्स को देखता। हम्म। फिर ख्वाब ये देखता था कि क्या मैं भी कभी इस गाड़ी का मालिक बन सकता हूं। सही। जब गाड़ियां सड़क से गुजर रही हो, पंचर लगवाने आ जाएं, हम्म। इसके जहन में एक ही सवाल था कि क्या मैं भी इस गाड़ी का मालिक बन जाऊं? कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, ये कुछ पता नहीं था। एक शख्स आता है, ताल्लुकात का बड़ा माहिर था, पब्लिक रिलेशनिंग का। एक शख्स आता है, इसे पंचर लगवाता है, बड़ी गाड़ी वाला, और कहता है कि ओए तुम बच्चे। उन्होंने कहा मैं अपने बाप के साथ आया हूँ। उन्होंने कहा बाप कहाँ है? उन्होंने कहा वहाँ फलाने को, सो रहा है, आराम कर रहा। उन्होंने कहा क्यों, वो नहीं करता काम? उन्होंने कहा मैंने उसको आराम करने कहा है। अच्छा। मैंने कहा कि अब्बा, जब दिन फिरेंगे हमारे, मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर तुझे साथ मिलाऊंगा। ठीक है। तो उसने कहा क्या चाहता है, ख्वाहिश? उसने कहा चाहता यूं कि आप आज जिस, एक बुरी तरह मानेंगे। उसने कहा नहीं। मैंने कहा जिस गाड़ी पे आप आए ना, मैं इसका मालिक बन जाऊँ। अच्छा। जोर से हाथ मिलाया। मैंने कहा बन जाएगा। और वो शख्स कौन था? वो शख्स एक दुबई का ताजिर था, अच्छा। स्मगलर था, सोने का, हीरे जवाहरात का, डायमंड का। उसने कहा आजा मेरे साथ, बंद कर इस शॉप को, ठीक है। तू अमीर समझ अपने आप। जहां इसने कुलीगिरी की थी, बार बर्दारी की थी, उठाया था माल लोगों का, उसी जगह पे जाके वो इसे कहता है कि मैं ये माल लाया करूंगा, जहाज से उतरेगा, बंदरगाह पे लगेगा जहाज, और तूने मेरा माल तकसीम करना है, तू मेरा ऐसे एजेंट है, अपने आप को अमीर समझ। वाह। उसके बाद इसने दुबई के दर्जनों अरब शयूख, ठीक है, उनसे मरासिम गांठ लिए और उनका माल लाता ले जाता। इब्तदा में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, उस दौर में वीसीआर, वीसीपी, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, जी जी, उसकी स्मगलिंग होती थी, उसमें शामिल रहा। और ये ताल्लुक बन गया था इसका, बदमाश भी था थोड़ा सा, अकड़ था ना, ताकतवर था। हाजी मस्तान ने क्या किया, हाजी मस्तान ने उनसे कहा कि यार तुम कितने पैसे देते हो उसको, कस्टम्स को? इतने, कस्टम से छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी, अच्छा, तुम वो मुझे पैसे दिया करो। सही। इब्तिदा में इसने कस्टम का सामान क्लियर कराया, क्लीनिंग एजेंट बन गया। ये समझे, क्लीनिंग, कस्टम क्लीनिंग एजेंट हमारे पाकिस्तान में। उन्हें क्या, वहां मुंबई की बंदरगाह पे मैं निकाल, ठीक है, वो पैसे भी लेता, स्मगलिंग के पैसे इजाफी लेता, माल अदा रखता,
एतमाद बहाल कर लिया इसने अरियब शयूख पर। और जब एतमाद बहाल हुआ तो इसकी गुर्बत के वो जो दिन थे और इसने कहा था कि जी मैं अमीर बनूंगा, ख्वाब जो देखा था गाड़ी में बिल्कुल। मालिक बनूंगा, इसने कैरियर के तौर पे आगाज किया अपना और कपड़ों में, जैकेट्स में ठीक है। छुपा के माल क्लियर सोना। कर लेता था और उनसे कस्टम वालों को पैसे कोई नहीं देता था। एक झगड़ा हो गया इसका शेर खान से, करीम लाला से। जी, जी। क्या झगड़ा हो पता आपको? किस बात के ऊपर? एक दिन इसने देखा कि जहां से माल निकालता है ना, जी, जी। वो कुलियों की एक कतार लगी हुई है। अच्छा। फ्राइडे ऑफ डे था, जी, जी। कुलियों की कतार लगी। उसने कहा क्या है, क्या क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा अभी खड़ा हो तू भी। उन्होंने क्यों? उन्होंने कहा खान आ रहा है खान। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा लाला। उन्होंने कहा अच्छा। कौन लाला? उन्होंने कहा लाला। उन्होंने कहा कौन लाला? हाँ। उन्होंने कहा बड़ा नंबर है। उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा चौधरी है। उन्होंने कहा कहाँ का? उन्होंने कहा बम्बई के बंदरगाह का। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा लाला, करीम लाला। उन्होंने कहा फिर? उन्होंने कहा वो हमसे आते लेता है 40 रुपए पर हेड, 100 अच्छा। रुपए पर हेड, जिस तरह कुली ज्यादा है उतना। उन्होंने कहा किस चीज के? कहता है वो टैक्स। कहता काय का टैक्स? हाँ। कहता है जग्गा टैक्स, भग्गा, ठीक है। बत्ता, जो भी नाम रख लो, हाँ, हफ्ता। हफ्ता। उन्होंने कहा वो लेता है। तो उसने कहा फिर? उन्होंने कहा हमने लाइन लगाई है, वो आएगा, पैसे इकट्ठे करेंगे उसके बंदे और वो चला जाएगा। उसने कहा पागलो बेवकूफो हमको, पैसे भी बता दो उसको ठीक और है। कतार भी लगाओ। हाँ। ये किसने कहा? उन्होंने कहा लाला ने कहा कि कतार में लग के दो। उसने कहा अच्छा। बस चला जाता घर। ठीक ये है। सुन के बाद घर चला गया और वापस आ कहता है अगले दिन उनको, आज के बाद कोई शख्स ना लाइन लगाएगा अच्छा। ना बता देगा। ठीक है। उसने कहा जनाब मरवाना है, वो तो हम्म। उठा के ले जाता है अगवा करके, हाँ। इधर आसानी मार। उन्होंने कहा मैं देख लूं। उन्होंने कहा फिर उन्होंने कहा फिर जुमे को फिर कतार लगती। ठीक है। कतार में लोग थोड़े होते हैं, अच्छा। बंदे कम हो गए। इसने बंदे उनसे निकाले कुछ ठीक है। 5-7-10 अपने मतलब के। और लोगों ने कहा ओए कहाँ जा रहा है? अच्छा। हाजी मस्तान। हाँ। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो देना है, बत्ता लेने आ रहा है। आ रहा है। उन्होंने कहा आ लेने दो बस। अच्छा। उन्होंने कहा बंदे भी कम है। उनके बाद आता है करीम लाला और देखता है कतार में बंदे कम है। उसने पूछा लोग कहाँ हैं? वो कहाँ है? मस्तान तुम्हारा गैंग लीडर, वो गैंग लीडर था ना उनका, अच्छा। कुलियों का सरबराह, हेड कुली। ठीक है। उन्होंने कहा हेड कुली कहाँ है? उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ। अभी वो पूछ ही रहा था, जो लोग कम थे ना, हाँ जी। हाजी मस्तान ने आगे डंडा पकड़ा हुआ। अच्छा। पहली दफा डंडा पकड़ा है। ठीक है। डंडा पकड़ के और अपने साथियों को लाओगे दौड़ दौड़। जो लेने आए थे वो तो तवक्को नहीं करते थे, हाँ। उन पे हमलावर हो गया, मार मार के भगा दिया। जो पैसे उनकी जेब में थे उनके वो भी छीन लिए और कुलियों से कहा आज के बाद कोई भत्ता ना लेगा ना देगा, आजादाना कारोबार करो, मैं जिम्मेदार हूं। जब उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा खौफनाक हाँ, इतना शख्स दिलेर है, कौन हो गया जिसने हमसे मुकाबला है। वो कहते हैं कि इसको बुलाओ फलां करो। इससे उस जगह से धाक बैठ गई इसकी। ठीक है। और बंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन को जो बानी है तारीख में, करीम लाला, उसको जब उसने देखा कि वो पिट गया इसके हाथों, हाँ। तो ताजे बंबई किसके सिर पे सज गया? हाजी मस्तान की। हाजी मस्तान की दाग बैठ गई। और अरब शयूख जो है ना, जी, जी। उन्होंने कहा कि हमें भारत में जिस बंदे की तलाश थी वो मिल गया। वो मिल गया। एक बंदा था, उसका नाम था शेख मोहम्मदुल गालिब। अच्छा। बहुत कम है, तारीख में मौजूद है, जी, जी। बहुत कम लोगों को पता है। शेख मोहम्मदुल गालिब अरब का सबसे बड़ा शेख, सोने का, असलहा का, मंशियात का, हीरे जवाहरात का सबसे बड़ा स्मगलर, उसे ट्रेडर कहते हैं। वो ट्रेडर, उसने इसके सर पे हाथ रखा। ठीक है। और उसने कहा कि भारत में हमें तलाशी ऐसे बंदे की थी, हमें हमारा हीरा मिल गया और उस हीरे का नाम है हाजी मस्तान खान। हाजी मस्तान खान ने उस वक्त फिर जब उसका तूती बोलने लगा तो यूसुफ पटेल की सुपारी दी और पेशगी रकम जो है ना वो मुंबई माफिया जो अंडरवर्ल्ड था उसको दे दी और उसके बाद जो है ना वो उसको मरवा दिया। ठीक है। उस दौर में 10,000 रुपए 1969 में सिपारी, 1969 में सिपारी दी। ठीक है। ये दी और ये 69 से लेके 80 की दहाई तक तनहा
उसका साथी बन के, जी जी जिन्होंने राजधानी बनाई थी अपनी 3 तकसीम करके बम्बई में। फिर 80 में उसका टाकरा होता है हाजी मस्तान का दाऊद इब्राहिम से। फिर दाऊद इब्राहिम और इसकी सकाफत शुरू होती है। बाबा सिद्दीकी हाँ जी इस दौर में एक और गैंगस्टर, बॉलीवुड के एक और फनकार के सरप्रस्त, अदाकारों के सरप्रस्त, प्रोड्यूसर्स के सरप्रस्त, जी फिल्म साजों के, फिल्म बीनों के, सबके सरप्रस्त बाबा सिद्दीकी थे। वो सरप्रस्त बन गए बॉलीवुड के। उनको फिर वो किरदार आया। फिर जब मैंने आपको बताया, ये वही दौर था जब 36 साल की उम्र में मधुबाला यहाँ से चली गई दुनिया से। ठीक है जब मधुबाला जो है रुखसत होती है दुनिया से, तो उस वक्त इसने उसकी हमशक्ल से शादी की। हमशक्ल और से शादी करने के बाद ये जो बहुत सारे पुराने साथी थे इसके, कई पुराने साथी, वो इसको छोड़ गए थे, लेकिन इसने ऐलान किया था। जी जी वो ऐलान बहुत ज़रूरी है। हम्म दुनिया से जाने से पहले हाजी मस्तान ने ये कहा था, जो शख्स मस्तान, ये जुमला मौजूद है तारीख जी में, जी जो शख्स मस्तान के साथ धोखा करे वो जिंदा नहीं रहता। हम्म दूसरा माना, मैं नहीं छोड़ूंगा, हाँ जी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो हाजी मस्तान से बाबा सिद्दीकी, सही शेख गालिब, अच्छा दाऊद इब्राहिम, लाला करीम, ये सारे कहानियां लाला करीम से जुड़ी हैं। जी लेकिन गैंग वॉर का सरबरा, बानी, सरदार, जो मर्जी आप कहें, वो सेरा जो है वो सजा हाजी मस्तान के सिर ही है। और हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, पठान गैंग, ये सारे के सारे वो हैं जो किसी ना किसी तरह चलते रहे। लेकिन लाला करीम के बारे में एक आप बात जी समझे, जी लाला करीम के भतीजे, भांजे, पोते समद खान, औरंगजेब, ये अब भी जिंदा है। अच्छा अब भी भारत में गैंग वॉरिस्ट का जब नाम आता है, जी गैंगस्टर्स का नाम आता है, तो इनका तस्करा, जो लाला जरूर करीम के हाजी मस्तान के साथी अजीज व कारिब थे, उनका तस्करा किए बगैर वो तारीख मुकम्मल नहीं होती। अच्छा ये कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ग्रुप और पठान ग्रुप की जो लड़ाई थी असल वो एक लड़की की वजह से थी, इसमें कोई हकीकत है? एक वजह नहीं थी, अच्छा वजूहात कई थी। हम्म उनमें से एक वजह कही जाती है ठीक है कि लड़कियों पे झगड़ा। और वो कोई बॉलीवुड की बॉलीवुड, ये लड़कियों का मसला नहीं है, ये बॉलीवुड के स्टेज का मसला है। ठीक है बॉलीवुड की स्टेज पे बड़ी बड़ी खूबरू अदाकाराएं आई हैं। मैंने आपको एक नाम मधुबाला का जी बताया, उस पे फरेफ्ता था हाजी मस्तान। लेकिन करीम लाला, उसके भतीजे, भांजे, बोटे, हाजी मस्तान के अजीज़ो कारिब, दाऊद इब्राहिम के मेलजोल वाले, सारे के सारे जो है ना, उनका कहीं ना कहीं इश्क साबित होता है। ठीक है जिससे उन्होंने मुआशका किया, वो लड़ाई की जड़ बन गई। जन जर जमीन, हाँ जी यहां जन भी थी, जर भी था, जमीन नहीं थी। ठीक है जमीनों पे कब्जों का मामला नहीं हुआ। ठीक है बंबई गैंगवार में एक चीज नहीं थी, लेकिन जन और जर दोनों मौजूद थे। दोनों मौजूद जन और जर की वजह से लड़ाई झगड़े होते रहे। कभी सपारी दी गई, कभी सपारी ली गई, कभी सपारी के पैसे वापस करने का कहा गया, कभी भत्ते की रकम ली गई, भत्ते की रकम से रोका गया, भत्ते की रकम में तखफीफ पे भी झगड़े हुए। ठीक है ये बंबई गैंग वॉर की असल दास्तान है, असल कहानी है। मैंने आपके नाजरीन को इसका एक ऐसे खाका सा दिया है। जी इसकी डिटेल्स में जाएं, तफसीलात में जाएं, तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं, कई फिल्म बन सकती हैं, बिल्कुल कई डॉक्यूमेंट्री सामने आ सकती हैं। ये कहानी ऐसी है जो दिलचस्प भी है, खौफनाक भी है, खूंरेज भी है, दौलत से भरपूर भी है। लेकिन एक पहलू जो आया उससे इनकार मुमकिन नहीं है, वो इंसानी हमदर्दी का है। ठीक है वो पहलू भी इस पे मौजूद है। और इसके बाद कई दूसरी दास्तानें जो बंबई गैंगवार का हिस्सा बनी बाद में, दाऊद इब्राहिम के जाने के बाद खवातीन की सरबराही में जो मामलात चलते रहे, वो भी एक दिलचस्पी है। वो भी हम किसी दिन नाज़रीन को सुनाएंगे इंशाल्लाह। जरूर सर, आज के पॉडकास्ट का वक्त भी खत्म हो गया है, तो हम इजाज़त चाहेंगे नाज़रीन से। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।